हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए, जो हमारी सीरीज स्टार्ट कर रखी थी हमने बिपिन चंद्रा की बुक से और स्पेक्ट्रम की बुक से मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही थी, तो उसका पार्ट नंबर ये आज 17वां हुआ है। इससे पहले हम 16 पार्ट देख चुके हैं एकदम डिटेल में। जो सीरीज हमारी चल रही थी यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो 17वें नंबर की है। इससे पहले 16 पार्ट बन गए हैं, ठीक है। अगर वो 16 पार्ट किसी ने ना देखे हो तो जाके देख ले, क्योंकि ये पिछले 15-20 दिन से ये सीरीज रुकी हुई थी, क्योंकि बीच में हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम आ गया था। तो कोई अगर हरियाणा का स्टूडेंट वगैरह हो, ठीक, और एकदम डीप लेवल में तैयारी करना चाहता हो, क्योंकि आपने देखा होगा सीईटी का पेपर हुआ है, वहाँ पर जो इंडियन हिस्ट्री यानी कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो डीप लेवल में पूछे गए थे। तो आप यहाँ से देख के तैयारी कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर किसी ने वो वीडियो 16 पार्ट ना देखे हो तो वहाँ जाके देख ले। चैनल की प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। और इस वीडियो में हम देखेंगे विभिन्न जो भारत के गवर्नर जनरल थे और वायसराय, ठीक फ्रेंड्स। तो क्वेश्चनों पर चलने से पहले पहले मैं आपको पीडीएफ पे और ले जाना चाहता हूँ। तो चलिए, पीडीएफ पे जाने से पहले यहाँ देख लेते हैं इनको एक बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर पीडीएफ में जो क्वेश्चन है उनको लगाने में आपको आसानी होगी। तो चलिए, जिस पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाऊँ, ठीक फ्रेंड्स, बताऊँ तो आप लगा लेना और देख लेना उसको, ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, पहला, ठीक फ्रेंड्स, पहले से ही हज़ारों बार क्वेश्चन ये बना होगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये था वारेन हेस्टिंग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक फ्रेंड्स। और ये 20 अक्टूबर से 1773 को अपॉइंट हुआ था और ये 1 फरवरी 1785 तक रहा था अपने पद पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर जॉन मैक्सबर्न, ठीक है। तो ये 1 फरवरी 1785 को आया था और 12 सितंबर 1786 तक रहा था। इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम। तो भारत के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन वगैरह हैं, कोर्ट कचहरी न्यायालय वगैरह हैं, ठीक है, एसडीएम डीएम ये आईएएस पीसीएस जो बनते हैं ऑफिसर, तो इन सब का जन्मदाता है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में कानून व्यवस्था को कौन लेकर आया था, या फिर कानून व्यवस्था का जन्मदाता किसको कहते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम याद रखेंगे। और ये आया था 12 सितंबर 1786 को और रहा कब तक था, 28 अक्टूबर 1793 तक, डिफेंस। याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम। कई बार ये पूछ लेता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है गाजीपुर, डिफेंस, गाजीपुर में इसका कब्र है। और कई बार ये पूछ लेता है कि तीसरा आंग्ल और मैसूर युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में, ठीक है। 1793 में वो युद्ध हुआ था, 1793, ठीक है, 1793 में। तो ये देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम हुआ था, इतनी बात याद रखेंगे। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि परमानेंट सेटलमेंट या फिर स्थायी बंदोबस्त वगैरह कौन लेकर आया था, तो ये, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट देखिए, सर जॉन सोर, ठीक है। तो ये 28 अक्टूबर से 1793 से लेकर 98 तक रहा था। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, सर ऑल्ड क्लार्क, तो ये क्लार्क आए थे मार्च 1798 में और ये रहे थे मई 1798 तक। नेक्स्ट देखिए, द अर्ल ऑफ मॉर्गनटन, ठीक है, द अर्ल ऑफ मॉर्गनटन, तो ये आए थे 1798 में आए थे और ये 1805 तक रहे थे। मार्स, ठीक है, मार्स कॉर्नवालिस, तो ये आए थे 1805 में, फिर रहे थे, ठीक है, जुलाई से अक्टूबर तक रहे थे 1805 में। नेक्स्ट देखिए, सर जॉर्ज बारलो बीटी, ठीक है। तो ये 10 अक्टूबर 1805 में आए थे और ये 31 जुलाई 1807 तक रहे थे। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो 31 जुलाई 1807 को आए थे, 4 अक्टूबर 1813 तक रहे थे। आगे चलिए, द अर्ल ऑफ मोइरा, ठीक है, द अर्ल ऑफ मोइरा, तो ये आए थे 4 अक्टूबर 1813 को और कब तक रहे थे, तो ये 9 जनवरी 23 तक रहे थे, 1823 तक। नेक्स्ट देखिए, जॉन एडम्स, ठीक है। आप यहाँ यहाँ ध्यान से लगाना इन नामों को और इनके सन को, क्योंकि जब हम 100 क्वेश्चन लगाएंगे ना, अभी पीडीएफ पे जाएंगे तो वहाँ आपको बिल्कुल आसानी होगी। आगे देखिए, तो ये सर जॉन एडम्स, तो ये 9 जनवरी 1823 को आए थे, अभी 31 अगस्त 1823 तक रहे थे। नेक्स्ट देखिए, द लॉर्ड एम्स हार्ट, ठीक है। तो ये 1 अगस्त 1823 को आए थे और 13 मार्च 1828 तक रहे थे। आगे चलिए, विलियम बटरवर्थ वेले, ठीक है। तो ये 13 मार्च 1828 को आए थे, 4 जुलाई तक रहे थे, ठीक है, 1828 तक। इस पे लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार ये पूछा जाता है कि भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था
और कब किया था, तो ये 1928 ठीक है, 1928 में आए थे। और इन्होंने क्या बोल रहा हूँ ठीक है, ये 1828 में आए थे और 1829 में इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था ठीक है, याद रखेंगे। और ये कब तक रहे थे, तो ये 23 तक रहे थे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, 15वां नंबर देखिए क्या कहता है, सर चार्ल्स मैटकॉफ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफेंस। कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहते हैं। तो अंग्रेज़ों ने हमारे जो अखबार वगैरह छपते थे प्रिंटिंग प्रेस पर या फिर अखबारों पर बैन लगा दिया था, तो वो बैन हटाया था आके चार्ल्स मैटकॉफ ने ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है। तो ये आए थे 20 मार्च 1835 को आए थे, 4 मार्च 36 तक रहे थे ठीक है। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड ऑकलैंड ठीक है, तो ये 4 मार्च 36 को आए थे और कब तक रहे थे, 28 फरवरी 1842 तक। याद रखना ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल और अफगान युद्ध कब हुआ था, तो ये 1842 में हुआ था और उस टाइम थे ये लॉर्ड ऑकलैंड के काल में हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, एलन ब्रो, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में दास प्रथा का अंत किसने किया था, जो गुलामों को आज़ाद कराया था इन्होंने ठीक है, गुलामी से। तो दास प्रथा का अंत किया था लॉर्ड एलन बरो ने। और कब किया था, तो ये 1842 ठीक है, 1842 में आए थे तो उसी टाइम किया था और ये 1844 तक रहे थे। नेक्स्ट देखिए बिलवर्स फोर्स बर्ड्स ठीक है, तो ये 18 जून 1844 में आए थे और ये 23 जुलाई तक 44 तक रहे थे, 1844 तक। आगे देखिए सर हेनरी हार्डिंग ठीक है, तो ये आए थे 23 जुलाई 1844 को और ये 12 जनवरी 1848 तक रहे थे। इस पे लगाओ इस झंडू बाम डलहौजी पे ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम। तो ये हमारे देश में आया था 12 जनवरी 1900 क्या बोल रहा हूँ 12 जनवरी 1848 को आया था और ये 1856 तक रहा था। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत में ठीक है, भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में चली, तो ये 1853 में चली थी ना ठीक है। तो ये देखिए 56 तक था ठीक है, तो 53 यहाँ बीच में आएगा इनके। तो 1853 में पहली रेलवे चली थी लॉर्ड झंडू बाम डलहौजी के काल में ठीक है। और कई बार ये पूछ लेता कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये चली थी मुंबई से थाने के बीच। कितने किलोमीटर, ये 34 किलोमीटर ठीक है, से याद रखेंगे अगर क्वेश्चन ये बन जाए ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी ने भारत के अंदर लेकर आया था ये हड़प नीति ठीक है, राज्यों की हड़प नीति। और इसने सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था, तो उसको हड़पा था सतारा को ठीक है, सबसे पहले सतारा हड़पा गया। उसके बाद आई थिंक झांसी हड़पा गया ठीक है। तो भारत में हड़प नीति यही लेकर आया था। और कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कैसे हड़प लिया था, तो इसने अवध का जो राजा था तो उस पर कुशासन का आरोप लगाकर, मतलब ये कहा था कि तुम अपना राजपाट ठीक से नहीं चला रहे हो, कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था इसने ठीक है, से याद रखेंगे। और कई बार ये पूछ लेता है कि इसका लॉर्ड डलहौजी का मतलब दूसरा नाम क्या था, तो आई थिंक उसका नाम था एंड्रयू रैमजे ठीक है, एंड्रयू रैमजे इसका नाम था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ठीक है। अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि सबसे ज़्यादा किस गवर्नर जनरल के काल में रेलवे का विकास हुआ था, तो ये जब ये था डलहौजी हमारे देश में ठीक है गवर्नर जनरल बन के आया था, तो इसके कार्यकाल में 4000 ठीक है 4000 किलोमीटर की पटरियाँ बिछाई गई थी रेलवे की ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, याद रखना ठीक है। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर ये पूछ ले कि किसके काल में रेलवे का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था, अगर आपने डीप में नहीं पढ़ा है ना, तो लोग सोचेंगे इसके काल में, डलहौजी के काल में पहली रेल चली थी, तो डलहौजी को ही लगा के आ जाते हैं, बल्कि वो आंसर हो जाता है गलत। अगर ये पूछे प्रथम रेल किसके कार्यकाल में चली थी, तो ये डलहौजी के कार्यकाल में। अगर ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास किसके कार्यकाल में हुआ था, तो ये डलहौजी जब गवर्नर जनरल बना था तो ये 4000 ठीक है 4000 किलोमीटर की पटरियाँ बिछाई गई थी इसके शासनकाल में। और जब वो आया था ना झंडू बाम करजन ठीक है, लॉर्ड करजन, तो उसके कार्यकाल में लगभग 28,000 किलोमीटर की पटरियाँ बिछाई गई थी ठीक है। तो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे ज़्यादा रेलवे का विकास किसके कार्यकाल में हुआ, तो करजन पे आंसर लगाना, क्योंकि 28,000 किलोमीटर की पटरियाँ बिछाई गई थी करजन के काल में। और डलहौजी के काल में ठीक है लगभग 4000 किलोमीटर ठीक है। तो समझ गए होगे, डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस। कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ये डिफरेंस, द विस्काउंट कैनिंग ठीक है। कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला ठीक है, ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे लास्ट का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये था लॉर्ड कैनिंग ठीक है, याद रखेंगे। कई जगह ये डायरेक्ट
लॉर्ड कैनिंग लिखा मिलेगा डिपेंड। लॉर्ड कैनिंग ये था डिपेंड। ये 28 फरवरी 1856 को आया था और फिर 1 नवंबर 1858 तक रहा था ये डिपेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम डिफेंस। और फिर बाद में जब ये 1800 यहाँ पर देखिए 1857 की क्रांति बीच में होगी यहाँ पर डिफेंस। यहाँ पर बीच में 1857 की क्रांति भी होगी। तो उस क्रांति के बाद अब चलेंगे हम नीचे डिफेंस। अब देखिए यहाँ देख लीजिए भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय डिफेंस 1858 के बाद, अब क्रांति के बाद बताया जा रहा है। तो देखिए कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जो वायसराय बना था। तो ये था लॉर्ड हैडिंग डिफेंस। लॉर्ड कैनिंग ही था डिफेंस, क्योंकि इसको महारानी ने बना दिया था डिफेंस। और कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से डीप में पूछा जाता है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर किसने सुनाया था। तो ये लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। कहाँ से? तो पुराना नाम इलाहाबाद और वर्तमान में प्रयागराज डिफेंस। इलाहाबाद से इसने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था, याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है डिफेंस। और कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कैनिंग ने कहाँ पढ़कर सुनाया था। तो इलाहाबाद डिफेंस। और कब पढ़कर सुनाया था? तो 1858 में डिफेंस। ये देखिए जब ये वायसराय बन गया था ना डिफेंस, तो ये 1858 से 62 तक रहा था डिफेंस। और ऊपर देखिए तो पहले ये 56 से 58 तक रहा था, फिर 58 में इसको दोबारा बना दिया जाता है और फिर ये रहता है 58 से 62 तक डिफेंस। द अर्ल ऑफ एंगल डिफेंस, एंगिल, तो ये 62 से 63 तक रहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चार्ल्स नेपियर डिफेंस 63 में जैसे ही वो जाते हैं तो 63 में आ जाते हैं नेपियर। तो ये 63 से 21 नवंबर से 2 दिसंबर 63 तक ही रहते हैं डिफेंस। आगे देखिए सर विलियम डेनिसन डिफेंस, तो ये 2 दिसंबर से 63 से 12 जनवरी 64 तक रहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है सर जॉन लॉरेंस, तो ये लॉरेंस आते हैं 64 में और ये 69 तक रहते हैं। इस पे लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस। कई बार क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहली जनगणना किसके काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के काल में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 69 में आए थे, 12 जनवरी 1869 को आए थे। ये 18 फरवरी 72 तक रहे थे डिफेंस। कई बार डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई। तो 1872 में किसके कार्यकाल में? तो मियो के काल में डिफेंस। और मियो को मार दिया था किसी ने, मतलब कोई आतंकवादी टाइप का व्यक्ति था, डिफाल्टर टाइप का, तो उसने इनके ऊपर बम फेंक दिया था और इनको मार दिया था ठीक है। ये सब हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए सर जॉन स्ट्रेची, तो ये 1872 से 1872 तक ही रहे थे। 9 फरवरी को आए थे ये और 23 फरवरी तक रहे थे ठीक है, मतलब लगभग 14-15 दिन। आगे चलिए नेपियर ठीक है, तो ये 24 फरवरी को आए थे 1872 में और 3 मई 1872 तक रहे थे। नेक्स्ट देखिए द लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ठीक है, तो ये 3 मई को 1872 में आए थे, 12 अप्रैल 76 तक रहे थे। लॉर्ड लिटन ठीक है, तो ये लिटन का बस इतना याद रखना है, 1876 में आए थे, 1880 तक रहे थे ये। आगे चलिए द मार्कस ऑफ रिपन ठीक है, तो ये 1880 में आए थे और 1884 तक रहे थे ठीक है। लॉर्ड रिपन कई जगह आपको ये लिखा मिलेगा और कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट कब बना था। तो ये 1881 में बना था, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के ठीक है। 81 यहाँ आएगा ना इनके बीच में ठीक है, तो ऐसे याद रखना। इस पे लगाओ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये 85 यहाँ इनके बीच में आएगा ठीक है। और कई बार ये पूछ लेता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उस समय किसका कार्यकाल चल रहा था। तो ये लॉर्ड डफरिंग का ठीक है, डफरिंग याद रखेंगे। और डफरिंग ने कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे मजाक किए थे ठीक है, याद रखेंगे ठीक है। और ये आए थे 84 से लेकर 88 तक रहे थे। और ठीक है द मार्कस ऑफ लेंसडाउन, तो ये 10 दिसंबर 1888 को आए थे और 11 अक्टूबर 94 तक रहे थे। नेक्स्ट देखिए द अर्ल ऑफ एंगल ठीक है, तो 11 अक्टूबर 94 को आए थे, 6 जनवरी 1899 तक रहे थे। नेक्स्ट देखिए तो ये आ गया देखो झंडूबाम करजन ठीक है, द लॉर्ड करजन ऑफ कैटलस्टोन ठीक है, तो ये 1899 में आया था और 1905 तक रहा था ठीक है। और 1905 में ये कर देता है क्या? बंगाल का विभाजन ठीक है। अगर ये पूछे रेलवे लाइन का सबसे ज़्यादा विकास किसके काल में हुआ था। ये लॉर्ड कर्जन के काल में। नेक्स्ट देखिए द अर्ल ऑफ मिंटो ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। कई बार ये पूछा जाता है
कि पार्लियामेंटो एक्ट कब आया था, तो ये 1905 ठीक है, ये आया था 1919 में ठीक है, ये याद रखना। और ये वायसराय बनकर आया था ठीक है, तो ये 1905 से 10 तक रहा था ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मिंटो का नाम ठीक है, कई बार ये पूछ लेता है कि सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली की मांग हो रही थी तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो के नाम से ठीक है। ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब हम देख रहे हैं सिर्फ वायसराय। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, लॉर्ड हार्डिंग ठीक है, तो ये 1910 में आया था, 16 तक रहा था, इतनी याद रखना। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ। इसके हिसाब से जब ये आया था तो ये 1916 में आया था, 1921 तक रहा था ठीक है। तो चलिए 1921 तक रहा था ये, तो 1919 में आता है क्या, रॉयलेट एक्ट। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि रॉयलेट एक्ट के समय कौन वायसराय वगैरह गवर्नर जनरल था, तो ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड का नाम याद रखेंगे। और कई बार ये पूछ लेता है कि 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कार्यकाल में हुआ था, तो ये चैम्सफोर्ड के काल में ठीक है, याद रखेंगे। लॉर्ड रीडिंग ठीक है, इससे तो इसको याद रखना 21 से 26 तक ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि ऐसा कौन सा वायसराय था जो कि यहूदी धर्म को सपोर्ट करता था ठीक है, यहूदी वायसराय, तो ये लॉर्ड रीडिंग का नाम याद रखना। और लॉर्ड इरविन, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। गांधी इरविन समझौता है 5 मार्च 1931 ठीक है, तो ये याद रखना, ये 26 में आया था, 1931 तक रहा था ठीक है। 5 मार्च 1931 को होता है गांधी इरविन समझौता ठीक है, तो ये 18 अप्रैल तक रहता है। आगे देखिए द अर्ल ऑफ बिलिंगटन ठीक है, तो ये 31 से 36 तक रहता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलिए लिनलिथगो ठीक है, ये बकवास कहाँ से टाइप होगी ठीक है, तो वहाँ लिनलिथगो ठीक है, इसको याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब द्वितीय युद्ध ठीक है चल रहा था तो उस टाइम कौन वायसराय था लिनलिथगो। और कई बार ये पूछ लेता है कि जब 1800 क्या बोल रहा हूँ 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो ये लिनलिथगो ही था उस टाइम, याद रखेंगे ठीक है। द विकाउंट बेबल ठीक है, तो बेबल योजना कब आई थी भारत में, 1943 में आया था ये ठीक है, तो बेबल योजना 1943 में ही आई थी, बेबल प्लान भी बोल सकते हो, तो ये 1947 तक रहा था। लास्ट देखिए बर्मा के विकांट माउंटबेटन ठीक है, तो कई बार ये पूछा जाता है कि भारत के विभाजन के समय कौन गवर्नर जनरल या फिर वायसराय था, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ठीक है, तो ये 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक रहा था, और भारत को आज़ादी इसी के कार्यकाल में मिली थी ठीक है। अब चलते हैं, अब आज़ाद हो गए हैं, तो चलिए देखिए। और कई बार ये पूछ लेता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन का नाम याद रखेंगे ठीक है, तो ये देखिए 15 अगस्त ठीक है। और कई बार ये पूछ लेता कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजा गोपालाचारी ठीक है, तो ये देखिए 21 जून से 1948 से 50 तक रहे थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इन दोनों से हज़ारों बार क्वेश्चन बना है ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब थोड़ा पाकिस्तान का भी देख लेते क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाता है ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान के गवर्नर जनरल तो ये महमूद ठीक है, आज़ादी के बाद जो पाकिस्तान भी आज़ादी मिली थी ना पाकिस्तान को ठीक है, तो ये महमूद शहजाद बना था पहला गवर्नर, ये 14 अगस्त 1947 को बना था ठीक है। और फिर 47 से 48 में ये आ गया था ख्वाजा निजामुद्दीन ठीक है, और फिर गुलाम मोहम्मद, तो ये 1951 तक रहा था। बाकी ये मैंने टाइप नहीं कर पाया ढंग से ठीक है। सिकंदर मिर्ज़ा, तो ये 1955 तक रहा था ठीक है, इनको ना भी याद रखोगे तो चलेगा क्योंकि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है ठीक है, बाकी मैंने ऐड कर दिए थे ठीक है, तो आपने देख लिए होंगे। अब आपको क्वेश्चन लगाने में मज़ा आ जाएगा ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो देखिए ठीक है, हम आ गए हैं क्वेश्चनों की तरफ, तो देखिए तो चलिए फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है, नहीं है। तो चलिए देखिए ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये गलत है ठीक है। अभी ऊपर बताया था ना वारेन हेस्टिंग ठीक है, वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो पहला गलत है ठीक है, गलत है। दूसरा देखिए विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये सही है ठीक है, दूसरा सही है। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है ठीक है कि भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो ये विलियम बेंटिक ने किया था। और कई बार ये पूछ लेता है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस में कई बार पूछा कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसको कहा गया है, तो रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए दूसरा आंसर अपना ठीक है। आगे चलिए ठीक है, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है ठीक है, तो देखिए
लॉर्ड वेल्लेसली ने लॉर्ड वेल्लेसली ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार के लिए दस्तक का अंतिम रूप समाप्त कर दिया था। तो ये लॉर्ड वेल्लेसली ने नहीं किया था। पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या कहता है। लॉर्ड वेल्लेसली ने सदर निजामत अदालत का मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में ट्रांसफ़र कर दिया था या फिर स्थानांतरण कर दिया था और इसे गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के अंतर्गत कर दिया था। तो बताइए ये सही है? ये दोनों गलत है क्योंकि ये सब किया था किसने? तो ये शायद आए थे रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो ये देखिए ना तो एक सही है ना ही दो। दोनों गलत है। अगला देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समाप्ति के बाद 1858 में उनका शासन समाप्त हो जाता है। ईस्ट इंडिया के कंपनी के शासन के समाप्ति के बाद 1861 में स्वतंत्र उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। तो बताइए कहाँ कहाँ पर न्यायालय बनाए गए थे, कोर्ट? तो मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। इलाहाबाद गलत हो जाएगा, इलाहाबाद में नहीं बना था। ये देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा। आगे देखिए इन वायसरायों को मतलब सही कालानुक्रम में लगाना है। तो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं ना, तो अभी लगा सकते हो देख के। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अभी ऊपर पढ़ के आए हैं ना, तो यहाँ सीक्वेंस में लगा दो। नेपियर। नेपियर कब आया था? ये 63 में आया था, 1863। और एक साल बाद 64 में ये आ गया था। मियो 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी ना, इसके काल में मियो। और ये झंडूबाम करजन तो ये आया था 1900, ये आया था 1905। तो अब देख लीजिए 63, 64, फिर 72, फिर 5, यानी कि DCBA। DCBA। तो ये देखिए ये यहाँ पर कहाँ से आ गया? DCBA। ऐसे बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये यहाँ नहीं आना था, ये आना था लास्ट में। इसका आंसर रखना DCBA। ऑप्शन नंबर डी। ये यहाँ से कट के लास्ट में आ जाएगा। ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, समझ गए होगे। इसीलिए मैंने आपको ऊपर सबसे पहले ये वायसराय पढ़ाए हैं, इनका कार्यकाल वगैरह। तो नेपियर आया था 63 में, 1863 में। लैंसडाउन 64 में। मियो आया था 72 में। और ये 1905 में आया था झंडूबाम करजन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भी सही क्रम में सजाना, तो अब तो इनको तो सजा ही सकते हो ना। तो लॉर्ड इरविन ये 1931 का है। 5 मार्च 1931 को फैसला हुआ था ना गांधी और इरविन के बीच। 1931। लॉर्ड हार्डिंग ये 1910 में आया था, 1916 तक रहा था। ये 10 से 16 तक रहा था। चैम्सफोर्ड ये 1916 में आया था, 1921 तक रहा था। और लॉर्ड कर्जन ये आया था 1899 से 1905 तक। समझ गए होगे। तो आप तो सजा ही सकते हो ना। 4 सबसे लास्ट में आएगा, उसके बाद आएगा 2। 4, 2, फिर आएगा 3 और फिर 1, यानी कि 13, 24 है कहीं। ऑप्शन नंबर ए में ही है। ये देख लीजिए। ये देखिए कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था ना। अब ये अजीब एक बीमारी है। तो देखिए लॉर्ड कर्जन 1905 सही है। लॉर्ड मिंटो 1910 तक रहा था, ये सही है। लॉर्ड हार्डिंग यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से लेकर ये 16 तक रहा था। और गांधी इरविन समझौता तो ये 1926 में वायसराय बन के आया था और 31 तक रहा था। समझ गए हो गए। तो ये ऑलरेडी सही सुमेलित लग रहे हैं। एक सेकेंड। इनको सही सुमेलित करना है। तो चलिए देखिए लॉर्ड कर्जन कब आया था? ये 1899। 1899 से 1905 तक रहा था। याद रखेंगे 1905। लॉर्ड मिंटो तो लॉर्ड मिंटो 1910 तक रहा था। और आगे चलते हैं। आगे देखिए इसका तो हो गया ना, 1899 में आया था, ये 1905 तक रहा था। 1905। लॉर्ड कर्जन 1899 में आया था। और ये मिंटो कब आया था? तो ये 1805 में। जैसे ये झंडूबाम जाता कर्जन तो उसके बाद आता 1905 में ये लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जाएगा ये 1905 से 10 तक रहता है। 10 में ये चला जाता है और 10 में आता फिर लॉर्ड हार्डिंग, इससे मिलेगा। और गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 को। 5 मार्च 1931 को। तो ये इरविन को वायसराय बनाया जाता है 26 को। ये 26 से 31 तक रहता है। समझ गए होंगे। यहाँ पर मिलान करने के लिए पूछ रहा था, तो चौथे का चौथा। और ये लॉर्ड हार्डिंग आया था 1910 में। और ये
वहाँ लॉर्ड मिंटो 1905 में आया था बन के, और ये गवर्नर जनरल बना था 1899 में। समझ गए होगे, मिलाने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये बताया था ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त इसके काल में था। लॉर्ड वेल्जली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और ये लॉर्ड डलहौजी तो इसने हड़प नीति सिद्धांत या फिर विप्रगत का सिद्धांत अपनाया था। तो लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, तो ये गलत है। गलत ही ढूंढना था और यहाँ भी गलत ढूंढना है। तो चलिए देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त बता दिया। लॉर्ड वेल्जली सहायक संधि अपनाई थी। सर जॉन साइमन तो सर जॉन साइमन, तो ये गलत है। और लॉर्ड हेस्टिंग तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था, तो कोई बता सकता है। ये हुआ था 1916 में। और उस टाइम था वारन हेस्टिंग, ना कि सर जॉन साइमन। तो ये गलत ढूंढना था, तो ये तीसरा गलत है। समझ गए होगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि एक सही है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी संधि, ये कई बार बता दिया है। कई जगह आपको ये स्थायी बंदोबस्त लिखा मिलेगा, या फिर कई जगह ये परमानेंट सेटलमेंट लिखा मिलेगा। तो यहाँ पर सही सुमेलित ढूंढना था, तो पहला ही सही है। ये देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये सहायक संधि हो जाएगी किससे? लॉर्ड डलहौजी मिलेगा इससे, क्योंकि चतुरता और क्या कहते हैं, चतुर्थाई और क्या कहते हैं, निष्क्रिय सिद्धांत लेकर आया था। और लॉर्ड वेल्जली सहायक संधि से याद रखेंगे। और कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुई थी? नॉट फॉर लिटन डफरिन बताया था ना ऊपर, डफरिन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ना कि मराठा युद्ध से बिलोंग करता था, ये करता था आंग्ल और मैसूर का युद्ध हुआ था 1793 में। आंग्ल और मैसूर युद्ध 1793 याद रखेंगे। जो कि टीपू के साथ हुआ था। तो ये गलत है, मराठा युद्ध से संबंध नहीं है इसका। आंग्ल और मैसूर युद्ध 1793 से संबंध है इसका, 1793। ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध लड़ा था इसने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉर्ड हेस्टिंग अभी ऊपर बताया ना, 1916 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, तो उस टाइम हेस्टिंग लड़ रहा था। और लॉर्ड वेल्जली, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। लॉर्ड वेल्जली लड़ रहा था 1799 में चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध। किसके खिलाफ? तो टीपू सुल्तान के खिलाफ। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक लाइन से हर बार क्वेश्चन बना है यहाँ से, तो याद रखना। और कई बार ये पूछ लेता है टीपू सुल्तान की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी, 1799 में हुई थी। किसके खिलाफ लड़ते हुए? तो ये वेल्जली के खिलाफ लड़ते हुए। कहाँ पर मृत्यु हुई थी? तो मैसूर की राजधानी उसने बना रखा था श्रीरंगपट्टनम को। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू बहादुरों की मौत मरा था। से याद रखेंगे। और कई बार डीप में क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, यूपीएससी के इंटरव्यू वगैरह हम पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा था। ये क्या कहते हैं, टीपू की एक फेमस उक्ति थी या फिर फेमस लाइनें थी टीपू की। ये कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो टीपू ने ये कहा था कि मैं शेर की तरह एक दिन जीना पसंद करूंगा, लेकिन मैं भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी नहीं जी सकता। और उसी की लाइन पर बोलते हुए ये अपनी ने क्या कहते हैं, राजधानी की रक्षा करते हुए बहादुरों की मौत मरा था। तो याद रखना, ये टीपू ने कहा था कि मैं एक दिन शेर की तरह जीना पसंद करूंगा, लेकिन मैं भेड़ बकरी की तरह लंबी ज़िंदगी नहीं जी सकता। ये यूपीएससी इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन। कि किसने कहा था, तो ज़रा बताओ। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये बता दिया, ये द्वितीय नहीं आना था, यहाँ पर आना था तृतीय। सिराजुद्दौला के काल में प्लासी का युद्ध हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध लड़ा था। वेल्जली ने चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लड़ा था तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आगे चलिए, कौन सा सही सुमेलित है? तो लॉर्ड वेल्जली चतुर्थ मैसूर युद्ध। इसी वीडियो में सब कुछ रटवा कर छोड़ूंगा। लॉर्ड एलनबरो ने क्या कहा था? लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड झंडूबाम डलहौजी, तो ये इसके कार्यकाल में प्रथम रेल चली थी 1853 में। और ये हड़प का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आया था। लॉर्ड वेल्जली, तो ये सही है अपना। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मिलान करना है। तो चलिए देखिए, अभी बताया ना, ये चूक और हड़प नीति कौन लेकर आया था? तो बताइए। तो ये लेकर आया था कौन? डलहौजी।
ठीक फ्रेंड्स, आई होप क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो ये हड़प नीति लेकर आया था डलहौजी, यानी कि तीसरा। बंगाल विभाजन किया था किसने? तो ये करजन ने किया था, यानी कि पहला। ठीक फ्रेंड्स, बंगाल में द्वैध शासन लगाया था, दोहरा शासन, तो ये लगाया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने, यानी कि दूसरा। सामाजिक सुधार, ठीक फ्रेंड्स, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा वगैरह पर अंत लगाया था, यानी कि 31-24। 3-1-2-4 देखना है, ऑप्शन में कहीं है 3-1-2-4, 3-1-2-4, यहाँ देखिए। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, मिलान करना है यहाँ पर भी। तो चलिए देखिए, डलहौजी। ठीक फ्रेंड्स, तो ये अपहरण की नीति लेकर आया था। ठीक फ्रेंड्स, अपहरण की नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कह लो या कुछ कह लो। ठीक फ्रेंड्स, समझ जाओ। तो ये लॉर्ड डलहौजी, यानी कि पहले का डी हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, विलियम बेंटिंक, तो इसने क्या किया था? सती प्रथा पर अंत लगाया था। ठीक फ्रेंड्स, तो यानी कि ए। लॉर्ड रिपन, ठीक फ्रेंड्स, तो लॉर्ड रिपन को कहते हैं स्वायत्त शासन का जनक। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि बी। और लॉर्ड कर्जन, ये झंडूबाम, बंगाल का विभाजन। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि ए नहीं सी। ठीक फ्रेंड्स, लास्ट में सी है, यानी कि DABC, 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 DABC। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यही है, ये देख लीजिए, DABC। ठीक फ्रेंड्स, ये आया A1 क्वालिटी का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? बंगाल में दोहरा शासन लगा दिया था, यानी कि सी। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर अंत लगाया था, है कहीं? ठीक फ्रेंड्स, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर अंत लगाया था, याद रखना। लेकिन जो ये अंग्रेजी शिक्षा को सपोर्ट कर रहा था, तो ये विलियम बेंटिक ही कर रहा था, यानी कि डी। ठीक है, ये विलियम बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा से बिलोंग करते थे। चार्ल्स मेटकाफ, ये मैंने बताया था, प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है इसको। इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, हटा दिया था, तो ए। और करजन, तो ये झंडूबाम, बंगाल विभाजन। ठीक है, ये जाएगा बी। तो देखिए CDAB, CDAB है कहीं? CDAB, ऑप्शन नंबर ए में ही तो है यार। ठीक है ना, ये देख लीजिए। यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए कौन सा सही सम्मिलित ने? लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलीनीकरण, तो ये बता दिया। अवध का शासन हड़प लिया था इसने, कुशासन का आरोप लगाकर। ठीक है, पहला सही है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, तो इसके काल में क्या आया था? 1833 का अधिनियम पारित हुआ था। लॉर्ड लिटन, ठीक है, तो लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से बिलोंग नहीं करते थे, क्योंकि इससे बिलोंग करता था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था किसके टाइप? प्रथम आंग्ल, ठीक है, यहाँ पर आंग्ल है ना। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है ना, तो अफगान युद्ध हुआ था 1842 में। और उस टाइम कौन था? 1842 में था ऑकलैंड। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड के काल में हुआ था, ना कि लिटन के काल में। ठीक है, तो यही गलत है। इसी वजह से मैंने आपको ऊपर वो सब पढ़ा दिए डिटेल में। ठीक है, आगे देखिए, इसका यहाँ पर बताना कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इस वर्ड पर ज़रूर ध्यान देना, कभी पूछ ले कुछ और लगा के आ जाओ कुछ। तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ये सही है। लॉर्ड वेल्जली सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो ये गलत है। लॉर्ड विलियम बेंटिक तो 1829 में आया था, 16वां, ठीक है, 17वां रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, 1829 में इसने सती प्रथा पर अंत लगा दिया था। तो गलत ढूंढना था, तो ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से बिलोंग नहीं करता था। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो चलिए, वर्नाकुलर प्रैक्स एक्ट, ये किसके काल में आया था? ये आया था वारन हेस्टिंग के काल में, ना कि कर्जन के काल में। ठीक है, बाकी रिंग ऑफ फायर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिंग ऑफ फेंस की नीति ये वारन हेस्टिंग लेकर आया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी हेस्टिंग के काल में आया था। ठीक है, आगे देखिए, ठगी प्रथा का अंत, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दबाया था। ठीक है, ठगों का दमन किया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो ये गलत है। और एल्बर्ट बिल आया था रिपन के काल में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पीट्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के काल में नहीं आया था। ठीक है, ये कई बार बता दिया। ये देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट, ये 1784 में आया था। और इस वारन हेस्टिंग के काल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये डलहौजी लेकर आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के काल में नहीं आया था। एल्बर्ट बिल, तो ये रिपन के काल का। ठीक है, ऊपर वाला रिपीट हो गया क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर रिंग्स ऑफ ठगी का दमन किया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया। ठीक है, तो रिपीट नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट देखिए, 20वां नंबर क्या कहता है। ठीक है, जब लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना था, तो उस टाइम पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये MN जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। यहाँ पर बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत ढूंढना है। तो चलिए देखिए, चैम्सफोर्ड, ठीक है, तो रॉडलेट एक्ट आया था
चेम्सफोर्ड के काल में 1919 में डिपेंड बता दिया था लॉर्ड रिपन। तो ये फैक्ट्री अधिनियम आया था 1891 लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड लिटन डिपेंड, तो लॉर्ड लिटन के काल डिपेंड भारतीय विद्यालय अधिनियम आया था 1905 में डिपेंड, और 1902 में आया था आई थिंक। और 1902 1899 से लेकर 1905 तक कौन था, तो कर्जन डिपेंड। तो ये यही गलत है, गलत ही ढूंढना था। तो यहाँ पर लॉर्ड लिटन नहीं आना था, यहाँ पर आना था कर्जन डिपेंड। कर्जन के काल में आया था भारतीय विद्यालय अधिनियम डिपेंड। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड कर्जन, तो इंपीरियल कैडर कोर डिपेंड, तो ये भी इसके काल में ही हुआ था। आगे चलिए यहाँ पर बताना कौन सा सही है डिपेंड। तो ये बताया था ना 1919 में आया था रोलेट एक्ट, ये 1919 में आया था रोलेट एक्ट डिपेंड चेम्सफोर्ड के काल में, तो यही सही है। बाकी ये तीनों गलत है डिपेंड। आगे देखिए यहाँ पर बताना कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है डिपेंड। तो रेगुलेटिंग एक्ट कॉर्नवालिस के काल में नहीं आया था, हेस्टिंग के काल में आया था। लॉर्ड बेलेजली, तो ये डिपेंड लॉर्ड बेलेजली बिलोंग करता था सहायक संधि से, और ये स्थायी बंदोबस्त है कॉर्नवालिस का, ऊपर देख चुके हैं। लॉर्ड एलनबरो सिंध का भी डिपेंड, तो ये सही है। और लॉर्ड एलनबरो ने क्या कहते हैं 1842 में आया था ना ये 41-42 में, तो इसने दास्ता का अंत किया था डिपेंड। और प्रथम अफगान युद्ध, तो ये हेस्टिंग के काल में हुआ था 1900 डिपेंड। प्रथम आंग्ल और अफगान युद्ध, तो ये 1842 में लॉर्ड ऑकलैंड के काल में हुआ था, ना कि झंडूबाम के काल में डिपेंड। तो यहाँ पर सही ढूंढना, तो ये सही है डिपेंड। अब देखिए मिलान करना है, तो ये देखिए लॉर्ड कर्जन, तो ये बंगाल विभाजन किया था, यानी कि चौथे का पहला डिपेंड। पहला ये इससे मिलेगा। लॉर्ड रिपन, तो ये स्थायी स्वशासन का जनक कहा जाता था इसको, यानी कि दूसरा तीसरे का डिफेंस। लॉर्ड डलहौजी, तो ये चौथे डिफेंस। तो अब चलिए थोड़ा पानी पिया है, तो लॉर्ड डिफेंस पहले से ही देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, कई बार बता दिया। लॉर्ड डलहौजी, तो ये व्यक्तिगत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति लेकर आया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, और बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया था डिपेंड। अब भी मिलाने की जरूरत तो है नहीं, बाकी आप देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके काल में हुआ था, स्मिथ के काल में डिपेंड। पाँचवा, एक सेकेंड डिपेंड, स्मिथ के काल में ही हुआ था, तो ये हो जाएगा 5 डिपेंड। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो बताइए किसके काल में हुआ था, बताइए कोई बता सकता है डिपेंड। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो ये हुआ था वारन हेस्टिंग के काल में डिपेंड, यानी कि 5 फिर 4। और तृतीय तो कई बार बताते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध हुआ था कॉर्नवालिस के काल में, यानी कि 1। और चतुर्थ बेलेजली डिपेंड, चतुर्थ हुआ था बेलेजली के काल में, यानी कि तीसरा डिपेंड, यानी कि 54-13 हमारा आंसर है डिपेंड। 54-13 ये देखिए 5 4 1 3 डिपेंड, ऑप्शन नंबर यही है डिपेंड। याद रखना कई बार पूछ लेता है ऐसे डीप में क्वेश्चन डिपेंड। और आज हम सारे गवर्नर जनरल ही देख रहे हैं, ऑलरेडी हम लगभग 90% अपनी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं डिपेंड। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का सामना किसने किया था, तो टीपू सुल्तान के फादर का नाम था हैदर अली डिपेंड, जो कि एक अनपढ़ शासक था लेकिन एवन क्वालिटी का था, और उसने अंग्रेजों की वाट लगा दी थी। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और टीपू सुल्तान का बाप था हैदर अली, उसके बीच। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था हेस्टिंग के काल में, तृतीय कॉर्नवालिस के काल में, और चतुर्थ हुआ था बेलजली के काल में डिपेंड। सहायक संधि का जनक दादा कहा जाता है इसको डिपेंड। अगर कई बार ये पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा सहायक संधि किसके काल में फली फूली, तो बेलजली। अगर ये पूछ ले कि भारत में सहायक संधि लेकर कौन आया था, तो ये फ्रांसीसी गवर्नर जनरल था डुप्ले डिपेंड, डुप्ले लेकर आया था। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए हमारा आंसर, तो ये देखिए व्यक्तिगत का सिद्धांत, तो ये झंडूबाम डलहौजी। बंगाल का विभाजन कर्जन ने किया था। दोहरा शासन क्लाइव ने लगाया था। सामाजिक सुधार यानी कि वही सती प्रथा का अंत, तो ये बेंटिक ने किया था डिपेंड। मिलाने की जरूरत है नहीं, बाकी आप देख लो, रटवा दूंगा, रटवा इसी वीडियो में डिपेंड। यहाँ पर देखिए, तो चलिए मैकडोनल्ड डिपेंड संपाय मैकडोनल्ड के टाइम पर क्या हुआ था, तो कैमिनल अवार्ड यानी डिफेंस पहले का दूसरा। लिनलिथगो डिफेंस, लिनलिथगो अगस्त ऑफर लेकर आया था, यानी कि अगस्त प्रस्ताव आया था डिफेंस। लिनलिथगो के टाइम 1942 में अगस्त आंदोलन चल रहा था ना, 8 अगस्त 1942 को, तो अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा लिनलिथगो से, यानी कि तीसरा। डलहौजी, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स यानी कि पहला। और चेम्सफोर्ड डिफेंस, तो चेम्सफोर्ड यानी कि डायआर्की डिपेंड, डायआर्की माने वही द्वारा 1919 में द्वैध शासन लगा दिया था ना प्रांतों में डिपेंड, तो वही हो जाएगा डायआर्की डिपेंड।
देख लिया होगा, दोबारा मिलवा देता हूँ। चेम्सफोर्ड के काल में 1919 में द्वैध शासन लगा था, यानी कि डायआर्की इंग्लिश में लिख रखा है। डलहौजी के काल में डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लेकर आया था, और ये लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव आया था इसके का, और ये कैमनल अवार्ड तो मैकडोनल्ड। ठीक है, देख लीजिए आंसर। रिंग ऑफ फेंस की नीति, ये वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। ठीक, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलिए। प्रथम जनगणना तो ये लॉर्ड मियो के काल में हुई थी, कई बार बता दिया है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, तो ये मियो के काल में हुई थी, बट यहाँ पर थोड़ा घुमा के पूछा है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी तो मियो के काल में, और यहाँ डायरेक्ट पूछा है। ये रिपीट हो गया क्या? ठीक है, तो कोई बात नहीं। ये 29वां क्वेश्चन, यहाँ भी 29 है। ठीक है, और यहाँ भी 29 है, तो रिपीट हो गया है, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, मैंने बताया था ना प्रथम फैक्ट्री एक्ट वगैरह कब आया था, तो लॉर्ड रिपन के काल में आया था 1881 में। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यही देखिए लॉर्ड रिपन, यहाँ देख लीजिए। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब अधिग्रहण हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के काल में 1881। ठीक है, और इसमें भी क्या, ये महिलाओं और बच्चों को। ठीक है, देख लीजिए अंग्रेज कितने हरामी थे, कितने ढीठ थे। हमारे जो 7 साल से छोटे बच्चे होते थे ना, तो उनको भी काम पर लगा के रखते थे, और कहते थे 14-14। ठीक है, 14-14 16-16 घंटे काम ले लेते थे ये लेडीज जो थे और बच्चों थे। ठीक है, अब 7 साल का बच्चा कितना था होगा। ठीक है, और क्या कर सकता होगा। तो देखिए किसकी अवधि में महिलाओं और बच्चों को सर्वाधिक घंटों में सीमित करने और स्थानीय शासन को नियम बनाने का अधिकरण करने के लिए प्रथम फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, तो ये देखिए 7 साल से जो छोटे बच्चे होते थे ना, उनको भी काम पर लगा देते थे 12-12 14-14 घंटे। ठीक है, और लेडीजों को भी। तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट आया था लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, कब आया था? 1881 में। ठीक है, 1881 याद रखेंगे आई थिंक। ये देखिए भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई, तो ये लॉर्ड रिपन के काल में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थायी स्वशासन, या फिर बोलो स्थायी स्वायत्त का जनक लॉर्ड रिपन। आगे देखिए भारत के अंतिम वायसराय तो ये श्री राजा गोपालाचारी थे, ये पढ़ चुके हैं हम। आगे देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर तो ये श्री राजा गोपालाचारी थे। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम। आगे चलिए भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये देखिए अंतिम भी यही थे और प्रथम भी यही थे। नेक्स्ट देखिए प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत के गवर्नर जनरल, तो ये देखिए कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये देखिए घुमा घुमा के। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है और तीनों बार अलग अलग घुमा घुमा के पूछा है। आगे देखिए सर जॉन साइमन की नीति भारत के किस रूप में जानी जाती है, तो ये हस्तक्षेप। ठीक है, यानी कि इंटरफेयर। ये किसी भी काम में हस्तक्षेप कर देते थे या फिर इंटरफेयर। ठीक है, तो याद रखना हस्तक्षेप की नीति सर जॉन शोर की थी। ठीक है, सर जॉन शोर की। आगे देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ये शायद मैं बताना भूल गया था कि जो वारेन हेस्टिंग था तो उसने उस पर अंग्रेजों ने अंग्रेजी संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा। ठीक है, कि ऐसा कौन सा अंग्रेजी गवर्नर जनरल था जिस पर अंग्रेजों ने महाभियोग चलाया था, तो ये था वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए सेम क्वेश्चन है बस थोड़ा घुमा के पूछा है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजों के अतिरिक्त अरबी फारसी और बंगाली भाषा का जानकार था, तो ये इवन क्वालिटी का पढ़ा लिखा बंदा था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो ये वारेन हेस्टिंग ही था, अरबी की जानता था, ये फारसी और 3-4 लैंग्वेज और जानता था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है, ये देखिए ये मैंने बताया था ना निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी यानी कि डिफाल्टर व्यक्ति ने बम फेंक कर दी थी जब वो घूमने गया था अंडमान और निकोबार द्वीप में घूमने के लिए गया था, तो लॉर्ड मियो की हत्या कर दी थी। ठीक है, और इन्हीं के काल में 1872 में हुई थी प्रथम जनगणना। ठीक है, याद रखेंगे। ये देखिए किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी, लॉर्ड मियो। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बना है। तो ये देखिए विपक्ष का सिद्धांत या फिर हड़प नीति। ठीक है, यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्कर्षता की नीति से जुड़ा हुआ था, तो चतुराईपूर्ण निष्कर्षता की नीति से जुड़े हुए थे लॉरेंस। ठीक है, आगे चलिए। ये देखिए महानिष्कर्षता की नीति का नाम आता है तो लॉरेंस। ठीक है, चतुरता की नीति कर लो। ठीक है, या फिर महानिष्कर्षता की नीति का नाम जुड़ा हुआ था लॉरेंस से। अब देखिए। ठीक है, कुशल कुशल अक्रमयता की नीति का नाम। ठीक है, तो ये देखिए वही है क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। ठीक है,
कुशल आक्रमणता की नीति का संबंध था लॉरेंस से। आगे चलिए, ये देखिए, ये बता दिया था ना सिंध विजय या फिर सिंध विलय किसके काल में हुआ था। ये लॉर्ड एलनबरो के काल में। ठीक है, सिंध विजय भी इसी के काल में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, सिंध पर अंग्रेजों का कब्जा 1843 में हो गया था। आगे चलिए, अंग्रेजों का सिंध विजय संपन्न हुआ तो ये बता दिया लॉर्ड एलनबरो के काल में। फ्रेंड्स, ये डीप लेवल के क्वेश्चन है एकदम। आगे चलिए, सिंध सिंध पर नीचे लिखे गए फ्रेंड्स, तो सिंध पर आक्रमण किसके गवर्नर जनरल ने किया था फ्रेंड्स। तो सिंध को जीता था लॉर्ड एलनबरो के काल में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे भी बना कि सिंध पर नीचे लिखे गए गवर्नर जनरल के समय आक्रमण हुआ था, तो ये लॉर्ड एलनबरो के काल में ये आक्रमण हुआ था। आगे देखिए, सफ़ेद विद्रोह। ठीक है, किस वायसराय के काल में व्हाइट विद्रोह या फिर सफ़ेद विद्रोह हुआ था। लॉर्ड रिपन के काल में। आगे चलिए, किस वायसराय के काल में सफ़ेद विद्रोह हुआ था। लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट देखिए, अब यूपीपीसी के ये पालतू क्वेश्चन है, ये कथन और कारण वाले। ठीक है, तो देखिए, लॉर्ड रिपन ने अपना वायसराय का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। और कारण क्या कहता है, ब्रिटिश सरकार एल्बर्ट बिल के कारण रुष्ट थी, इस कारण उनको त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है, तो बताइए कौन सा सही है यहाँ पर। मतलब ऊपर कह रहा है कि लॉर्ड जो ये थे रिपन, ठीक है, तो इन्होंने टाइम से पहले अपना कार्यकाल ख़त्म होने से पहले ही रिजाइन दे दिया था। और इसका कारण क्या था कि अंग्रेजी अफसर थे तो वो एल्बर्ट बिल विवाह से रूठ गए थे और उनको मनाने के लिए इसने त्यागपत्र दे दिया था। तो बताइए कौन सा सही है। तो बताइए। ठीक है, यहाँ पर मतलब कथन सही है और कारण गलत है। ठीक है, यानी कि हमारा ए सही है और गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एल्बर्ट बिल विवाह से कुछ नहीं था। आगे देखिए, आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया। ठीक है, वही बात है, आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे वगैरह होता है। ठीक है, तो ये झंडू बाम करजन के काल में स्थापना हुई थी। ठीक है, यानी कि भारतीय पुरातत्व संग्रहालय वगैरह या फिर जो भी स्थापना हुई थी आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, तो ये करजन के काल में हुई थी। ये देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ठीक है, वही बात बता रहा था मैं, तो ये करजन के काल में हुई थी। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बना है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है आर्कियोलॉजिकल। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये करजन के काल में हुई थी। लेकिन जो ये मैं हिंदी में बता रहा था ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, तो ये करजन के काल में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में। तो ये देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी बना है, तो ये था करजन। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड माउंटबेटन, कई बार बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, भारत का अंतिम वायसराय, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट देखिए, क्या कहता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था, यही भी। ठीक है, कुछ लॉलीपॉप क्वेश्चन भी। आगे देखिए, भारत के स्वतंत्र होने के बाद कौन प्रथम गवर्नर जनरल बना था। तो देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही बना, तो लॉर्ड माउंटबेटन बना था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने औरंगजेब से की थी। तो ये झंडू बाम करजन था। ठीक है, ये औरंगजेब से भी ज़्यादा खतरनाक था। ठीक है, इसी वजह से गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते थे, उन्होंने इसको कंपेयर कर दिया था औरंगजेब से। ठीक है, आगे चलिए, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। ठीक है, ये नाम है ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं डिटेल में थे। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा तीव्र गति से चल रहा हूँ। बीजीटी, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बीजीटी, इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं लेकर रहूँगा। ठीक है, और इन्होंने पुस्तक वगैरह लिखी थी, जो कि हम आने वाले जो टाइम है, ठीक है, आने वाली जो वीडियो होगी, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी लेखक थे या फिर उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, वो सब हम आगे देखेंगे। और ये दादा भाई नौरोजी, इन सबको मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब हम वायसराय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए, ये देखिए लिखा है। ठीक है, ये जो करजन था ना, ये कांग्रेस से बहुत ही हेट करता था, यानी कि नफरत। ठीक है, और ये कहता था कांग्रेस अपने पतन के कगार पर है, यानी कि कांग्रेस अपने पतन के कगार पर है। या फिर कई जगह ये लिखा हमें लिखेगा कि कांग्रेस मरने से पहले बड़बड़ा रही है। ठीक है, बड़बड़ा रही है, और मैं भारत में रहते हुए ये मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं कांग्रेस के मरने में सहायता करूँ। ठीक है, तो ऐसा कहा था करजन ने। ठीक है, तो ये देखिए, कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है, और मैं भारत में रहते हुए मेरी महत्व यानी कि मेरी अंतिम इच्छा है या फिर महत्वी इच्छा है कि मैं शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने के बाद हाथ बटाने में सहायता करूं। तो ये झंडू बाम करजन ने कहा था। ठीक है, सिंपल वे में समझ लीजिए, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहता हूँ, या फिर
इसको मारने के लिए मैं अपना हाथ आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो ये झंडू बाम करजन ने कहा था। आगे चलिए, ये देखिए कांग्रेस के प्रति करजन की क्या नीति थी। तो इसका अस्तित्व समाप्त करना, यानी कि इसे मारना चाहता था, कांग्रेस को ख़त्म करना चाहता था। आगे देखिए 1881 ये बता दिया, फैक्ट्री एक्ट, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था, किस लिए हुआ था ये मैंने बता दिया ना ऊपर। किसी भी, ठीक है, किसी भी फैक्ट्री में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन पर रोक लगाना, मतलब काम पे, ठीक है, काम पे 7 बच्चों से कम उम्र की आयु के बच्चों को ना लगाना, ठीक है। 1881 में आया था ये फैक्ट्री एक्ट, ठीक है। ये कई बार पूछ लेता है फैक्ट के रूप में डिटेल में, ठीक है। तो 1881 में फैक्ट्री एक्ट बना था। और क्या इसमें प्रावधान था? तो प्रावधान यह था कि 7 वर्ष से आयु के जो कम बच्चे हैं उनको फैक्ट्री में काम पर नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट ये बता दिया कई बार। आगे चलिए, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला वायसराय था, तो ये लिटन। नेक्स्ट देखिए, जब उस समय, ठीक है, यूरोप में जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो भारत में गवर्नर जनरल बनकर कौन छाया हुआ था? लॉर्ड वेल्जली छाया हुआ था, ठीक है। मतलब यूरोप में नेपोलियन की शक्ति के सामने सारे साम्राज्य धराशायी हो गए थे, और भारत में अंग्रेज़ों का झंडा, यानी कि अंग्रेज़ों का पटाखा किसने फहराए रखा था? तो ये लॉर्ड वेल्जली, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम। और ये बता दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश के। ये देखिए कई बार बता दिया, आंग्ल नेपाल युद्ध के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग। और ये हुआ था कब? ये हुआ था आई थिंक 1800, ठीक है। ये 1816 में, पता नहीं, ऐसा ही हुआ था, ठीक है, जो ऊपर बताया है, ठीक है। याद रखना, ये नाम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक? तो ये बता दिया रॉबर्ट क्लाइव को। ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसने कहा था? बेंटिंक, ठीक है। किसने कहा था? बेंटिक ने प्राच्य निष्पक्षता का सिद्धांत स्वतंत्रता की भावना भर दी है, तो ये लॉर्ड मैकाले, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ये कई बार पूछ लेता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को कौन लेकर आया था? तो मैकाले। आगे देखिए, किसने रानी विक्टोरिया को भारत की रानी या फिर सम्राज्ञी घोषित किया था? लॉर्ड लिटन ने। भारतीय, ठीक है। भारत में ये देखिए आ गया ना यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी भारत में लोक प्रशासन का प्रवर्तक किया था, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। भारत में कानून व्यवस्था का जनक वगैरह, ठीक है। तो ये लॉर्ड झंडूबाम के काल में सबसे पहले तार सेवा भी उत्तरदायी था, ठीक है। भारत में सबसे पहले तार की सेवा चली। तार देखा होगा ना, वही चिट्ठी वाला तार, ठीक है। तो ये तार वगैरह प्रथम रेल चली थी भारत में, और सर्वप्रथम तार सेवा, ठीक है, तार सेवा उत्तरदायी था, तो ये लॉर्ड झंडूबाम डलहौजी के काल में चला था प्रथम तार, ठीक है। तार वगैरह तो समझते हो गए, वो चिट्ठी तार आता था पहले डाकिया लेके, वही, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक चला था? तो आगरा टू WB, यानी कि आगरा टू वेस्ट बंगाल के बीच में प्रथम तार लाइन सेवा स्टार्ट हुई थी, ठीक है। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, किस गवर्नर जनरल ने अकाल नीति को सूत्रबद्ध करने के लिए अग्रणी किया था? तो ये लिटन ने, ठीक है। चार्ल्स मैटकॉफ कब आया था भारत में गवर्नर जनरल बन के? ये 1835 से 36 के बीच। आगे देखिए, बेलजली के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो उसने फ्रांसीसी चुनौतियों का सामना किया था, तो ये गलत है, ठीक है। उसने बेसिन की संधि की थी, मैसूर का युद्ध लड़ा था, अभी बताया ना, चतुर्थ मैसूर युद्ध, ठीक है। और फ्रांसीसी का सामना किया था, ये गलत है, ठीक है। तो ये गलत ही ढूंढना था। एक सेकेंड, ठीक है। आगे चलिए, क्या हो गया है? आगे देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड बैरेलिस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कौन था? तो बताइए, कोई बता सकता है? तो ये लॉर्ड कैनिंग, मैंने बताया था ना, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था, तो ये लॉर्ड कैनिंग 1858, ठीक है, बताया था ना ऊपर। नेक्स्ट देखिए, भारत का प्रथम वायसराय, तो ये लॉर्ड कैनिंग था। आगे देखिए, प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस झंडूबाम ने कहा था, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लूँ क्या, ठीक है, अब सही दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स फॉर ईस्ट नामक पुस्तक का लेखक था? तो ये कर्जन की पुस्तक थी, द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट, ठीक है। देख लो, किताब का नाम भी कितनी सोच समझ के रखा है, ठीक है। द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट मतलब पश्चिम दिशा वालों की प्रॉब्लम, ठीक है। मान लो
ये है अपना भारत, ठीक है। तो अपना भारत और इंग्लैंड यहाँ है, ठीक है। इंग्लैंड इस साइड है ना, और अपना देश ऐसे है नक्शा, ठीक है। तो हमारे लिए इंग्लैंड पड़ता था पश्चिम है, ठीक है। ये पश्चिम दिशा है ना इस साइड, और ये इंग्लैंड यहाँ पर है, ठीक है। तो इंग्लैंड वालों के लिए हम इधर पूरब में हुए ना, ठीक है। इंग्लैंड वालों को पश्चिम तो इधर होगा, ठीक है। समझ रहे होगे, ठीक है। मान लो ये है अपना भारत, तो अपने भारत का पूर्व दिशा तो इस साइड होगी, ठीक है। पूर्वी दिशा इस साइड है, और हम इंग्लैंड पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। इंग्लैंड हमारे पश्चिम में पड़ता है। अब इंग्लैंड वालों की तो पूर्व दिशा इधर ही होगी ना, ठीक है। और इंग्लैंड वालों की पश्चिम दिशा इस साइड होगी, ठीक है। तो ये देखिए क्या दिमाग लगा के, मतलब हमारे देश के बारे में बोल रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ फॉर द ईस्ट नामक पुस्तक का लेखक था ये झंडूबाम करजन, ठीक है। मतलब हमारे को प्रॉब्लम बता रहा था। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण मुक्त किया था? तो ये कई बार बता दिया है। चार्ल्स मेटकॉफ, इसको भारत का प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा का अंत किया था? तो ये लॉर्ड एल्मरो, कई बार बता दिया है। आगे देखिए। पब्लिक विकर्स डिपार्टमेंट 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाला कौन था? तो ये था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये आप देख के इसे पकड़ सकते हो, मैंने बताया ना, ये 1856 तक था अपने देश में, ठीक है। 1856 तक, ठीक है। तो ये देखिए 55 तक है, तो ये लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था उस टाइम। आगे देखिए। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है। आगे चलिए। कौन सा वायसराय सबसे दीर्घकालीन तक रहा था? ये लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट देखिए। यहूदी वायसराय, तो यहूदी धर्म को कौन सपोर्ट करता था? लॉर्ड रीडिंग। ये ऊपर बता दिया था डिटेल में, ठीक है। आगे चलिए। दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में किसके राजकीय प्रवेश पर बम फेंका गया था? लॉर्ड हॉल्डिंग ने जब दिल्ली में कदम रखा था, इसके ऊपर बम से हमला हुआ था। आगे देखिए। स्वराज स्वराज आम आदमी के लिए होना चाहिए, ठीक है, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। तो ऐसा किसने कहा था? तो ये श्री राजा गोपालाचारी का कहना था। नेक्स्ट देखिए। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। द्वैध शासन, ठीक है। तो द्वैध शासन वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। संगोली की संधि 1815 में हुई थी, ठीक है। आगे देखिए। जेम्स एंड्रयू रैमजे, ठीक है। तो ये लॉर्ड झंडूबाम डलहौजी का नाम था, ठीक है। ये ऊपर मैंने बता दिया था। इस लॉर्ड एंड्रयू रैमजे कहते थे झंडूबाम डलहौजी को, ठीक है। आगे चलिए। बेल्लोर का विद्रोह, ठीक है, किस गवर्नर के काल में हुआ था? बेल्लोर का विद्रोह हुआ था बेलजली के काल में। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियाँ दी जाती थी? लॉर्ड लिटन के काल में राय बहादुर और खान बहादुर को उपाधियाँ प्रदान की गई थी। आगे देखिए। कथाकथित कुशासन का आरोप लगाया था, ठीक है। कथाकथित कुशासन के आरोप पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को हड़प लिया था? तो मैसूर को हड़प लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। मैसूर को हड़प लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगर पूछ लिया अवध को किसने हड़पा था, तो फिर आ जाएगा लॉर्ड डलहौजी का नाम। नेक्स्ट देखिए। अब तो इसे कर सकते हो ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता था? तो स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। लॉर्ड बेलजली को सहायक संधि। ये रहा चौथा। लॉर्ड डलहौजी तो ये राज हड़प नीति लेकर आया था, और लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल का विभाजन, ठीक है। समझ गए होगे। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड बेलजली सहायक संधि, ये रहा। और लॉर्ड डलहौजी तो ये राज्य की हड़प नीति लेकर आया था। मिलाने की जरूरत है नहीं, बाकी आप मिला सकते हैं। यहाँ पर देखिए। कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। एक सेकंड, ये इतना बड़ा कैसे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो लॉर्ड बेलजली ये सहायक संधि सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है। वारेन हेस्टिंग ये स्थायी स्वशासन, तो यही गलत है। वारेन हेस्टिंग गलत है, ठीक है। स्थायी स्वशासन से जुड़ा हुआ था कौन? तो ये जुड़ा हुआ था कॉर्नवालिस, ठीक है। यहाँ पर गलत बताना है ना, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ये भी तो गलत है। लॉर्ड लिटन के काल में बर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं आया था, ये आया था लॉर्ड हेस्टिंग के काल में, ठीक है। तो ये भी गलत है, ठीक है। और ये भी गलत है। ऊपर के दो सही हैं, ठीक है। आगे चलिए। आगे देखिए। डलहौजी के आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधार लाया और कई क्षेत्रों की निम्नलिखित में से कौन सी उसकी सुधार योजना नहीं थी, ठीक है। तो बता दीजिए। ये देखिए। भारतीय श्रमिकों की सुधार, भारतीय श्रमिकों की या फिर भारतीय किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं किया था इसने, तो यही गलत है, ठीक है। और हमें बताना था गलत ही, ठीक है। तो डी गलत है। शैक्षणिक सुधार वगैरह हुए थे रेलवे मार्गों में तार डाक सेवा, ठीक है। शैक्षणिक सुधार वगैरह हुए थे, ठीक है, क्योंकि
1800 आई थिंक 53 में, ठीक है। 1853 में कौन आया था? मैकाले आया था, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम लेकर, तो शिक्षा सुधार हुआ था इसके काल में, ठीक है, ये सही है। रेलवे का निर्माण, तार व्यवस्था, डाक व्यवस्था चली थी, ठीक है, ये सही है। लोक निर्माण विभाग यानी कि वही PWD वगैरह बनाए जाने लगे थे इसके काल में, ठीक है, तो इसने किसानों के लिए कुछ नहीं किया था, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। कंटेंट वगैरह पसंद आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ थोड़ा लाइक करो, थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको इतनी डीप में प्रोवाइड करा रहा हूँ डाटा, ठीक है, तो आप थोड़ा तो लाइक, थोड़ा सपोर्ट कर ही सकते हो, ठीक है। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो मतलब एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है, और 50 बार ये बोलते हैं लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करके आओ, अपना वो काम नहीं है। मैं एक बार बोलता हूँ, ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा कितने डिटेल में मैंने पढ़ाया है, ठीक है, एकदम डीप में जाके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, जो आने वाली वीडियो होगी, ठीक है। लगभग मॉडर्न हिस्ट्री हमने 90% पढ़ ली है, ठीक है, और इस वीडियो को अपलोड होने के बाद तो ये 95% हो जाएगी, 5% बचेगा। 5% में सिर्फ 2 टॉपिक रह जाएंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री में कौन सा लेखक था, किसने क्या किताब लिखी थी, ठीक है, और उसके बाद लास्ट वीडियो आएगी। और उस लास्ट वीडियो में बाई चांस मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में कोई सा टॉपिक छूट गया हो या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया हो, तो लास्ट वीडियो में हम देखेंगे मिसलेनियस, ठीक है, जिनको विविध बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो लास्ट वीडियो आएगी अपनी मिसलेनियस की, और उसमें हम लगभग 290 क्वेश्चन लगाएंगे A1 क्वालिटी के डीप लेवल के, ठीक है। तो जुड़े रहिए जो आंसर के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।